बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्ट्रो गपशप। तो जिसमें हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे थे सन के ऊपर। आज भी हम सन के ऊपर ही बात करेंगे अपने माहिर फल्कियात के साथ, मोहम्मद बाकर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके साथ? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे ख्याल से नाजरीन का वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी जो गपशप है उसको आगे चलाते हैं। तो आपने बताया था पिछले एपिसोड्स में कि सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो ट्रेवल होकर सरफेस तक आती है। उसके बाद के क्या किस्से होते हैं वो हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। बिल्कुल, पिछली एपिसोड जिन्होंने देखी है वो कंटिन्यूएशन में जानते होंगे कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि एनर्जी सन के कोर से बनती है और उसकी सरफेस तक आती है और काफ़ी लंबा टाइम लेती है। लेकिन वो एनर्जी जब तक सरफेस से निकल के हम तक नहीं आएगी तो डेफिनेटली उसका फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो सन की सरफेस के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं आज उनके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सन की सरफेस पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छा, एनर्जी कोर में जनरेट होती है तो हम लास्ट एपिसोड में बात कर चुके हैं और जी हाँ, फ्यूजन रिएक्शन होता है। और जो एनर्जी कोर से निकल के सरफेस तक पहुंचती है, सरफेस पे पहुंचने के बाद एनर्जी अपनी शक्लें तब्दील करती है, क्योंकि कोर से जिस हालत में एनर्जी निकली है उसी हालत में हम तक वो पहुंचेगी तो उसका हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी गैमा रेज की शक्ल में है। लिहाजा सरफेस पे जब एनर्जी पहुंचती है तो अब मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसीजर्स हैं उनकी वजह से एनर्जी की टाइप्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। सो अब यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स बीच में इन्वॉल्व है। डेफिनेटली वो आप किसी चीज को एक हद तक आसान कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर एक बिल्ट इन डिफिकल्टी होती है वो तो रहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे आप डॉक्टर से पूछें जी ये दिल के जो अमराज हैं इनके बारे में कुछ बताएं, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स तो वो लाजमी यूज करेगा ना, एक हद तक तो आसान किया जा सकता है। तो अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं वो उसको समझ पाएंगे। तो सरफेस पे जब एनर्जी पहुंचती है उसके बाद 50% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। जितनी एनर्जी सन पैदा करता है उसका 50% लाइट में कन्वर्ट होता है, बाकी 50% लाइट में कन्वर्ट नहीं होता। और यहां लाइट से मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो हिस्सा, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो हिस्सा जो आपको नजर आता है, दैट इज विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। यू नो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी हर हिस्सा देख नहीं सकते हैं। कुछ एक हिस्सा सिर्फ हमें नजर आता है, बाकी हिस्सा हम नहीं देख सकते हैं। आप इंफ्रारेड नहीं देख सकते, आप अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते, एक्सरेज नहीं देख सकते हैं, रेडियो वेव्स नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ विजिबल पार्ट देख सकते हैं। तो 50% एनर्जी उस विजिबल पार्ट में कन्वर्ट होती है, बाकी 50% बाकी चीजों में कन्वर्ट होती है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर में हम करते हैं। सही। तो ये सिर्फ रेडिएशंस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं या प्लाज्मा और पार्टिकल्स वगैरह भी निकलते हैं सन से? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है पूरे का पूरा, ठीक है, वो भी है, और सन अपना मैटर जो है, मटेरियल जो है उसको भी बाहर फेंकता है। यानी अब लास्ट एपिसोड में आपने कहा था कि सन प्लाज्मा का बना हुआ है, और अगर आपने प्लाज्मा को एक साथ कहीं देखना है तो सन को देख लें, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो सन अपना ये प्लाज्मा अपना हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बाहर फेंकता है, और ये प्लाज्मा जो है ये भी पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है और जमीन की तरफ भी आता है। डेफिनेटली ऐसा भी होता है। सही। इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके? यकीनन प्लाज्मा का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल्स आप तक पहुंचेंगे, अर्थ तक पहुंचेंगे, और आपको आकर हिट करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं। लिहाजा अब सन की सरफेस से आप यूं समझ लें कि मैं जो अब बात करूंगा 3 कैटेगरीज में बात करूंगा। एक दफा रिपीट कर देता हूं। पहली कैटेगरी जो है वो है विजिबल लाइट, वो तो मेरा ख्याल है सब जानते हैं कि सन हमें लाइट दे रहा है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही इनविजिबल पोर्शन, यानी गैमा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनकी हम बात कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो भी सन से निकल के हम तक पहुंचते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है और फिर सन उस एनर्जी को पूरे सोलर सिस्टम की तरफ बिखेर देता है या फेंक देता है। अच्छा, तो ये सोलर साइकिल क्या होता है? अब चूंकि सन जो है उसकी जो सरफेस की जो एक्टिविटीज हैं वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। सन की सरफेस की जो एक्टिविटीज हैं वो कम ज्यादा होती रहती हैं,
और ओवर द टाइम हमने नोट किया कि हर 11 साल के बाद ये एक्टिविटीज पीक पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद फिर सन थोड़ा सा जरा नॉर्मल मोड में चला जाता है और फिर 11 साल के बाद फिर पीक पे आ जाता है। वो पीक पे जब आता है तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा प्लाज्मा शूट आउट करता है और बहुत सारी चीजें आपकी तरफ फेंकता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर एक नॉर्मल पीरियड में चला जाता है। तो ये है सोलर साइकिल। और मजे की बात यह है कि इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, सन अपने 25वां सोलर साइकिल। देखें, सन तो बहुत लंबी एज से चमक रहा है, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। अच्छा, ह्यूमन हिस्ट्री भी बड़ी लंबी है, लेकिन हमने सोलर साइकिल को काउंट करना शुरू किया है खास वक्त से, एक खास टाइम से हमने सोलर साइकिल को मॉनिटरिंग शुरू की है। 1700 एंड आई गेस 50s में से हमने ये सोलर साइकिल को देखना शुरू किया है। तो उसको माना जाता है पहला सोलर साइकिल जब से हमने मॉनिटरिंग शुरू की है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त हम 25th सोलर साइकिल में से गुजर रहे हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि इस वक्त उस सोलर साइकिल की पीक है, दैट इज द पीक ऑफ द सोलर साइकिल। और इस वक्त सन की सरफेस पे जो एक्टिविटीज हैं वो अपनी बिल्कुल पीक पर हैं। अब ये आस्ता आस्ता ये एक्टिविटीज डाउन होंगी और फिर अगले कुछ अरसे के बाद फिर सन बिल्कुल अपने मिनिमम पे चला जाएगा। ये जो ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, डार्क स्पॉट्स, ये क्या है? और इसके हवाले से भी हमारे लोग बहुत बातें बना लेते हैं कि अब क़यामत आने वाला लगी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो इसके क्या हम पे क्या असरात हैं या कुछ है ही नहीं और बस हमें बस एक सोशा मिलना चाहिए उसको जो है हम एक गुब्बारे की तरह फुला के जो है बड़ा सा कर देते हैं। सन की जो एक्टिविटीज हैं जब वो पीक पे आती हैं तो उसमें सन स्पॉट्स भी शामिल हैं। ये भी का वर्ड है इसके साथ। क्या है बेसिकली? अच्छा, अब चूंकि हमारी सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर आपको पता है 5500 डिग्री सेल्सियस है, जिसको कभी कभी हम 6000 डिग्री सेल्सियस भी कह देते हैं। सो इतना हाई टेम्परेचर सन की सरफेस पे जो मौजूद है। और ये जो सन की सरफेस है ये अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इस तक सन की सरफेस तक जितनी एनर्जी पहुंचती है उसको फिर ये आगे मुख्तलिफ चीजों में कन्वर्ट करता है। कुछ जगहों पर ये अपनी उस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है, यानी उसका इस्तेमाल उस एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने में होता है कुछ कुछ जगहों पे। तो जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग पैदा होती है वहां सन की सरफेस की ब्राइटनेस और टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। इसको कहते हैं सनस्पॉट। मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या कहा। तो ब्लैक कलर में, हाँ, तो वो इसी वजह से ब्लैक नजर आते हैं क्योंकि वहां लाइट की कमी हो जाती है, क्योंकि सन अपनी एनर्जी किसी और काम में डाइवर्ट कर देता है। एक मिसाल देता हूं, वहां से आप बहुत वाजे समझ सकेंगे। चलें, आप ये बताएं कि अगर कोयले दहक रहे हो या मेटल की कोई प्लेट रेड हॉट हो या कोई हीटर है रेड हॉट है, कोई चीज रेड हॉट है, आप हाथ धोकर जरा उसके ऊपर पानी छींटे फेंकें, गायब हो जाती है। तो जहां जहां पानी पड़ेगा वहां से ब्लैकिश नजर आएगा, वो जलना ही वो रेडिश खत्म हो जाता है। इस वजह से क्योंकि आपने जो पानी फेंका है उसकी एनर्जी उस वक्त पानी को बॉयल करने में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उसकी सरफेस की ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो हमारा सन जो है वो चूंकि अपनी एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डाइवर्ट करता है, इस वजह से वहां से थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप हो जाता है? 5500 डिग्री सेल्सियस से 2400 पे आ जाता है। ये थोड़ा तो नहीं है, मोर देन हाफ है। मोर देन हाफ है। और ये जो कूलर रीजन्स हैं आपको ब्लैक नजर आना शुरू हो जाते हैं हार्डली फॉर 1 डे। हम पे क्या असर है इसका? हाँ जी, बता देता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा और सन स्पॉट गायब हो जाता है। अच्छा, वो फिर नॉर्मल हो जाता है, वो फिर सन की सरफेस काम जैसे कि आप हीटर पे पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसका जो है असरात क्या है हम पे? बहुत तंग करते हैं लोग बात पे। अच्छा, अब सन की सरफेस से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं हम तक, अब मैं उनको जब मैं बताऊं आपको तो आप इनको इन्हीं कैटेगरीज में सुने, और इंटरनेट पे सर्च भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं कुछ नाम लेने लगा हूं और ये सब अलग अलग बातें हैं। सन की सरफेस पे एक तो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो तो कैटेगरी हो गई, वो डन हो गया। अच्छा, उससे हटके सन की सरफेस से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर जिसको हम कहते हैं, ये फ्लेयर्स किसको कहते हैं? जहां सन स्पॉट्स पैदा होते हैं वहीं पर बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी पैदा होती है।
एनर्जी के बर्स्ट्स, यानी जो नॉर्मल सरफेस है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। ये एक्सरेज में भी हो सकती है, नॉर्मली एक्सरेज में होती है, रेडियो वेव्स में भी होती है। ये सोलर फ्लेयर्स हम इन्हें कहते हैं। तो सन स्पॉट जब भी पैदा होता है साथ अपने सोलर फ्लेयर लेकर आता है। अच्छा, मतलब ये आपस में कोरिलेटेड? बिल्कुल, ये कोरिलेटेड है और ये 90% से ज्यादा लाजमी है कि जहां सन स्पॉट होगा वहां पर सोलर फ्लेयर होगा। अच्छा जी, दूसरी चीज, सन की सरफेस यानी सन का जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक लेयर का नाम है कोरोना। जी जी, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने बात की। कोरोना जो लेयर है ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। इसका जो मैटर है या इसका प्लाज्मा है, सन उसको बाहर फेंकता है। इसको हम कहते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शन। और ये CME जो है ये यूं समझ लें कि अच्छा खासा सन से प्लाज्मा निकल के बाहर की तरफ शूट आउट करता है। ये दो बातें हो गई। मैंने क्या क्या बातें आपको बताई? सोलर फ्लेयर्स, CME, ये दो अलग बातें हो गई। तीसरी चीज, अच्छा CME जो है वो कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है, हर वक्त नहीं होता, कभी होता है, एक दफा हो गया, फिर 2 दफा हो गया, फिर नहीं हुआ, एक वीक में 1 दफा हो गया, फिर 1 वीक में नहीं हुआ, इस तरह होता है। तीसरी चीज जो सन की सरफेस से हर जगह से निकल रही है वो है सोलर विंड। ये सोलर विंड ये नहीं कि आज है तो कल, ये 24 घंटे सन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं और ये हर तरफ जा रही है। ये मुस्तकिल 24 घंटे का प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं सोलर विंड। अब ये सोलर विंड जो है ये मुसलसल अर्थ को आके हिट करती रहती है और आर्क प्रोमिनेंस और सॉरी ये जो बीच में CME की हमने बात की है, CMEs जब आएंगे तो चांसेस हैं कि वो भी हमें हिट करें, कभी करते हैं कभी नहीं करते। और सन से आने वाले प्लाज्मा को आपकी मैग्नेटिक फील्ड बचाती है। अर्थ की गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको शील्ड करती है, इन सारी चीजों से बचाती है। तो ये जितने मैंने नाम लिए ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये कभी ना कभी आप इनको जब सर्च करेंगे तो कुछ चीजें मुस्तकिल होती रहती हैं, कुछ चीजें कभी कभी होती हैं। सही। और सूरज को हम कितना और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं? कोई बात जो टॉपिक इसमें रह गया, क्योंकि यकीन आप जानने वाले, मैं तो नहीं हूँ इतना खास, तो आप बताइए कि और इसके हवाले से, सूरज के हवाले से और आप क्या बताना चाहेंगे? स्पॉट्स वगैरह जो लोग कहते हैं, अचानक से अखबारों में खबरें आने लग जाती हैं, फिर क़यामत आने लगी है और पता नहीं क्या क्या होने लगे है, सूरज जो है उस पर चूंकि दाग नज़र आने लग गए हैं, तो हमारी जो है ये सब बातें शुरू हो जाती हैं, तो उसका क्या है, कोई असर या नहीं है? देखिए, सन स्पॉट बजाते खुद तो कूलर रीजन्स है ना, वो मैंने आपको बताया, उसमें तो कोई खतरा नहीं है, क़यामत नहीं है उसमें। नहीं, क़यामत उसमें नहीं है। लेकिन जहां सन स्पॉट पैदा होता है वहां से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं और ये सोलर फ्लेयर्स हमें डिस्टर्ब करते हैं। वो डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। लेकिन डार्क स्पॉट सच वो नहीं, बजाते खुद कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा एक ये बात सर, मैं आंखों देखा नहीं निकला जाता, फ्लेयर नजर नहीं आता ना, वो दाग नजर आने लग जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं वाजे कर दूं कि सन की किसी भी एक्टिविटी को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बिकॉज सन बहुत ब्राइट है। अच्छा, कभी कभी सन स्पॉट्स इतने बड़े होते हैं कि ये डायरेक्ट नजर आते हैं, आम आंख से नजर आते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जी देखने के लिए हमें सन को डायरेक्ट देखना चाहिए। डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए, वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। सन की ब्राइटनेस आपको ब्लाइंड कर देती है। तो अब वो सन ने ब्लाइंड किया, उसके सन स्पॉट्स ने ब्लाइंड नहीं किया। सन को देखने की टेक्निक्स हैं, सन को डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हैं। सन को देखने की टेक्निक्स हैं, सोलर फिल्टर्स होते हैं और स्पेशल सन ग्लासेस। ये वाले सन ग्लासेस नहीं, वो जो पहन के आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं मोहल्लों में, वो वाले सन ग्लासेस नहीं, स्पेशल सोलर ग्लासेस होते हैं। वो यहाँ मिलते भी नहीं है क्योंकि हमें खास ऐसा कोई उसकी जरूरत नहीं होती है, वो स्पेशली हम उसको मंगवाते हैं। उसको पहनने के बाद सन आपको ऐसे नजर आता है जैसे बिल्कुल एक मून की डिस्क होती है ना, इतना ब्राइट नजर आता है। तो अगर आपने सन को देखना है डायरेक्ट या टेलीस्कोप से तो सोलर फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, उसके बगैर आप सन को ना देखें, वो आप ब्लाइंड हो सकते हैं डेफिनेटली। सही। तो आपके हिसाब से ये सन का टॉपिक मुकम्मल हुआ है या अभी इसमें और बहुत सारी बातें हो सकती हैं? क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या अब आगे हम अगले एपिसोड्स में कुछ नई बातें करें? सन की तो डेफिनेटली पूरी एक ब्रांच है जिसको हम सोलर फिजिक्स कहते हैं, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमने करना ये है कि हमने बहुत एक बेसिक लेवल की चीज़ें आवाम तक पहुंचानी है, तो ऐसा कोई अभी अगर हम इस एपिसोड को यहाँ पर सन के हवाले से रोक भी दें तो इट डज नॉट मीन कि हम सन पे दोबारा बात नहीं करेंगे।
हम और सन पे दोबारा चूंकि बात कर प्लैनेट्स सकते हैं। का बाप है तो हाँ। वो हर सूरत जो है उस टॉपिक में सन आता ही रहेगा, वो आता रहेगा। तो हम अगर ऑफिशियली अभी सन पे हम डिस्कशन क्लोज भी करेंगे तो उसके बाद भी हम अगली एपिसोड्स में भी इसका जिक्र बीच बीच में करते रहेंगे। तो फिलहाल हम इस एपिसोड को भी और सन को भी खैरबाद कहते हैं। तो आप अगर कुछ आखिर में अपना पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो सन की जो सरफेस की एक्टिविटीज हैं वो हम पे डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं, और यही वो प्लाज्मा है सन से आने वाला मुस्तकिल, जो कि आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रीजन में अरोराज कॉज करता है। वो जो सन, वो जो स्काई के अंदर लाइट्स होती हैं। अच्छा, जहां पाकिस्तान है यहाँ से तो वो नजर नहीं आ सकते, लेकिन नॉर्दर्न और सदर्न जो रीजन्स हैं अर्थ के, वहां से अरोराज नजर आते हैं। ग्रीनिश सी जो लाइट होती है जी, ऑरेंज ग्रीन इस तरह की जो लाइट होती है आसमान में, क्योंकि सन से आने वाले पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो और वो कभी भी ये इक्वेटर रीजन्स पे, इक्वेटोरियल रीजन्स पे नहीं नजर आते, वो पोलर रीजन्स की तरफ ही नजर आते हैं। जी जी, इक्वेटोरियल रीजन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड से, और पोलर रीजन्स थोड़े से जो है वो ओपन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वहां से इतना अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करती जितनी इक्वेटोरियल रीजन्स से करती है। सो आप चूंकि इक्वेटर के करीब हैं, बराबर नहीं है पूरी दुनिया पे ये नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। यूं समझ लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ये रोकती नहीं है, होती है रोकती नहीं है। इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है कि ये कैसा सारा फिनोमेनन होता है। और इसके अलावा सन के करीब जाकर उसको देखने की एक जुस्तजू है हमारी कि हम सन के बिल्कुल करीब जाकर उसको देखें, लेकिन डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो आपको अपने करीब नहीं आने देता। लेकिन न्यूज में भी आजकल आपने सुना होगा सोलर पार्कर प्रोब, ये खलाई जहाज है जो कि सन के गिर्द घूम रहा है, और ये सन के इंतहाई करीब से गुजरता है, 2 दफा गुजरा है, और इसने सरवाइव किया है। इतना करीब से गुजरा है कि ये सन के कोरोना के अंदर से गुजरा है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली हमने सन को टच किया है। तो इतना करीब से जब हम सन को जाकर देखेंगे तो हमें जो कुछ पता चलेगा वो यहां से बैठ के तो हम मालूमात हासिल नहीं कर सकते टेलीस्कोप से। सो दिस इज सोलर पार्कर प्रोब, इट इज ऑर्बिटिंग सन, और हर मर्तबा वो सन के बहुत करीब से गुजरता है। लास्ट टाइम एक दफा अब गुजरा है, एक इससे पिछली दफा ये सन के कोरोना के अंदर से गुजर के आया है। सो दैट इज अ हिस्ट्री एंड दैट इज हाइट ऑफ इंजीनियरिंग कि हमने ये सब कुछ किया है और उसने इतनी हीट को सरवाइव किया है। डेफिनेटली दैट इज अमेजिंग। तो फिर इंसान खुद तो नहीं जाना चाहता सूरज में? हम अगर ऐसे किसी खलाई जहाज में बैठे हों जो हमें प्रोटेक्ट करे, इट विल बी अ ग्रेट एडवेंचर कि आप सन के अंदर से गुजर रहे हो और आपके इर्द गिर्द फ्लेयर्स हो, 5,500 डिग्री पे प्लाज्मा हो, और आप किसी सेफ खलाई जहाज के अंदर से बैठ के विंडो में से सन के सरफेस को देख रहे हो। एनीथिंग कैन हैपन। आज आप और मैं इस सेल फोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या ये आज से 200 साल पहले कुछ सोच सकता था? नहीं हो सकता था। तो ये जो बातें मैंने की हैं बड़ी ख्वाब लगती हैं, और शायद इसको सुन के कोई हंस भी ले, लेकिन अगर आज से 100 साल के बाद ये हो रहा हो तो क्या ख्याल है, कैसा लगेगा? आप सन, हम डायरेक्ट ही उस वक्त घूम रहे होंगे आसपास जो भी होंगे दुनिया में वो मजे उठा सकते हैं, हम डायरेक्ट ही घूम लेंगे इस एडवेंचर का। लेकिन जो उस वक्त की नस्ल होगी उनके लिए फायदेमंद होगा। खैर, इसी के साथ हम आज का अपना ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और अपने गेस्ट मोहम्मद बाकर साहब से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली एपिसोड में फिर मिलते हैं। अपनी होस्ट हिना सादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।